आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन या श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण। इससे पहले के वीडियो में आपने पढ़ा था कि श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है और उसके द्वारा कैसे हम श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकालते हैं। तो अगर क्वेश्चन में टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से यानी काल आश्रित समीकरण से काल अनाश्रित समीकरण पूछा जाता है तब तो पिछले वीडियो के हिसाब से करेंगे, और अगर डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि श्रोडिंगर की काल अनाश्रित समीकरण क्या होती है तब इस टॉपिक के अनुसार करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कोई वेव प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रही हो, कोई तरंग प्लस एक्स दिशा में वी पी वेग से चले तो उसकी अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर वी पी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल टी स्क्वायर होता है, और जहाँ वाई डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है और इसका जो सॉल्यूशन होता है तथा इसका जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस आई ओमेगा ब्रैकेट स्मॉल टी माइनस स्मॉल एक्स ओवर वीपी की फॉर्म का होता है, जहाँ ए तरंग का आयाम या एम्पलीट्यूड व ओमेगा वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति जो कांस्टेंट होती है। माना कोई कण स्मॉल एम द्रव्यमान का प्लस एक्स दिशा में स्मॉल वी वेग से गतिमान है। तो डी ब्रॉगली के अनुसार इस कण के साथ चलने वाली तरंग क्लासिकल तरंग की जो इक्वेशन ऊपर दी गई है, क्लासिकल तरंग जैसी होगी और यदि
डी ब्रॉगली तरंग को तरंग फलन साई से रिप्रेजेंट करें। साई का मतलब इट इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर वी पी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल पी स्क्वायर के रूप में होगी। और इसका सॉल्यूशन साई इज इक्वल टू कैपिटल ए ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा ब्रैकेट टी माइनस एक्स ओवर वी पी के फॉर्म का होगा, इस रूप में होगा। अब जो सॉल्यूशन है साई इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस आई ओमेगा, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक जिसमें कि टाइम आ रहा है और एक जिसमें टाइम नहीं आ रहा है। ए ई रेज टू पावर, पहले हम पोजीशन वाला ले लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आई ओमेगा एक्स ओवर वी पी और इंटू ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी। जो पहला फंक्शन है ए ई रेज टू पावर आई ओमेगा एक्स ओवर वी पी, इसको हम मान लेते हैं एक वेव फंक्शन जो केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स पे डिपेंड कर रहा है। और सेकंड टर्म हो गई ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी, यानी एक ऐसा वेव फंक्शन जो केवल टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसको हम साई इज इक्वल टू साई एक्स ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम साई को डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले टाइम के रेस्पेक्ट में। तो साई एक्स तो एज इट इज रहेगा। अगर साई के साथ में कुछ नहीं लिखा इसका मतलब इट इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स बोथ। और अगर केवल किसी एक का है तब हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस आई ओमेगा मल्टीप्लीकेशन में आएगा और ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी। और फिर इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोबारा से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू साई एक्स, ये हो गया माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर, अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया, अंदर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस ओमेगा स्क्वायर साई एक्स ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर ले ली हमने। चलिए इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 2 से और 3 से वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने का। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो
डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और साई की जगह साई एक्स, ये इक्वेशन 2 से रखी हमने वैल्यू, ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी। राइट हैंड साइड में 1 अपॉन वी पी स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी। लेफ्ट हैंड साइड में x के रेस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंसिएशन है, तो साई एक्स तो डिफ्रेंसिएशन के अंदर रहेगा, और ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी चूंकि ये x पे डिपेंड नहीं करता है तो ये बाहर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी डेल स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर वी पी स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस आई ओमेगा टी साई एक्स। तो अब ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी की किसी वैल्यू के लिए जीरो नहीं होगा, ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी डेल स्क्वायर साई एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर ओवर वी पी स्क्वायर साई एक्स, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। और जो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू न्यू लेमडा पढ़ रखी है आप लोगों ने, तो वो वैल्यू रखेंगे अभी डेल स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर, और न्यू की वैल्यू रख दी हमने वी पी ओवर लेमडा होल स्क्वायर अपॉन वी पी स्क्वायर इंटू साई एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वी पी इज इक्वल टू न्यू लेमडा। तो डेल स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लेमडा स्क्वायर साई एक्स। लेमडा है वेव, जो वेव चल रही है पार्टिकल के साथ उसकी वेवलेंथ, और अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी या एच ओवर एम वी। डेल स्क्वायर साई एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर स्मॉल एच स्क्वायर ओवर स्मॉल पी स्क्वायर। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल एच प्लैंक कांस्टेंट ओवर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल साई एक्स। पी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, इसे हम 2m से मल्टीप्लाई कर दें और 2m से डिवाइड कर दें राइट हैंड साइड में, तो डेल स्क्वायर साई एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर स्मॉल एच स्क्वायर। हमने क्या करा, 2m से मल्टीप्लाई कर दिया और 2m से डिवाइड कर दिया, तो पी स्क्वायर बाई 2m।
पी स्क्वायर बाई 2m होता है पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, तो इट बिकम्स माइनस 8m पाई स्क्वायर ओवर स्मॉल h स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के, और काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, टोटल एनर्जी E माइनस पोटेंशियल एनर्जी V। इसलिए अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, डेल स्क्वायर साई एक्स फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8m पाई स्क्वायर ओवर स्मॉल h स्क्वायर E माइनस V साई इज ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन या काल अनाश्रित समीकरण एक डायरेक्शन में, वन डायमेंशन में, एक्स डायरेक्शन लिए प्लस एक्स डायरेक्शन में, या एक्स एक्सिस के अलोंग इतना होगा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। और इसी को अगर हम 3D यानी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहें तो फॉर 3D ये इक्वेशन हो जाएगी डेल स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ आर, आर मीन्स एक्स वाई जेड, प्लस 8m पाई स्क्वायर ओवर स्मॉल h स्क्वायर E माइनस V साई फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट r या q इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया 3D के लिए। यह समीकरण वहां प्रयोग की जाती है जहां पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल V समय पर निर्भर नहीं करती। अगर फ्री पार्टिकल है या मुक्त कण है, इसका मतलब क्या है कि उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, 0। अतः उसके लिए श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन या काल अनाश्रित समीकरण डेल स्क्वायर साई, अगर हम वन डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन के लिए डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8m पाई स्क्वायर ओवर स्मॉल h स्क्वायर ई साई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन बताइए। ये हो गया वन डायमेंशन, और अगर 3D में लिखना है तो डेल ऑपरेटर का स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर भी लिख सकते हैं या क्यू भी लिख सकते हैं,
प्लस 8m पाई स्क्वायर ओवर स्मॉल h स्क्वायर ई साई x इज इक्वल टू ई साई q इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। एक चीज़ और बताते हैं कि आप ज़्यादातर बुक में स्मॉल h नहीं पढ़ेंगे क्वांटम में, उसकी जगह पढ़ेंगे आप h क्रॉस। h क्रॉस का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट स्मॉल h ओवर 2 पाई, और इसको हम बोलते हैं डिराक कांस्टेंट, डिराक कांस्टेंट। तो जो इक्वेशन होंगी कुछ बुक्स में वो h क्रॉस की टर्म में होंगी। h क्रॉस की टर्म में अगर हम ऊपर 3D वाली इक्वेशन को लिखना चाहें तो डेल स्क्वायर साई फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट प्लस 8m पाई स्क्वायर ओवर, सॉरी 8m नहीं होगा इसमें, जब हम h क्रॉस की वैल्यू रखेंगे तो ट्वाइस m ओवर h क्रॉस स्क्वायर साई ई और है ई माइनस वी, ई माइनस वी साई फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखेंगे। ये टॉपिक हुआ आपका जब आपसे डायरेक्ट श्रोडिंगर की कालानाश्रित या टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन पूछ ली। अब इसके बाद अगला टॉपिक है तरंग फलन साई का इम्पोर्टेंस, फिजिकल इम्पोर्टेंस या इसका मीनिंग। फिजिकल इम्पोर्टेंस या इंटरप्रिटेशन। क्या मतलब होता है और इससे हमें क्या क्या फायदा होता है। तो जो अभी तक हम वेव फंक्शन साई पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है कि वेव फंक्शन साई एक ऐसी वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है जो किसी मूविंग पार्टिकल के साथ में चल रही है। इसके अलावा ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है और कौन कौन से वेव फंक्शन लिए जा सकते हैं, इसके बारे में सन 1926 में मैक्स बॉर्न ने डिटेल दी। तो हम वहीं से शुरू करते हैं कि सन 1926 में साइंटिस्ट हुए मैक्स बॉर्न, ने साई के भौतिक महत्व को बताया। अब उन्होंने क्या कहा कि साई क्या होता है। उन्होंने कहा बॉर्न के अनुसार
साई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी मॉडुलस साई का स्क्वायर किसी बिंदु पर अगर हम निकालते हैं निकाय अथवा कण, कण के पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैक्स बोर्न ने कहा कि द एम्पलीट्यूड the square of the amplitude of wave function psi at a point is proportional to the probability of finding the particle at that point। तो अगर हमें किसी पॉइंट पर ये निकालना है कि उस पर जो पार्टिकल या सिस्टम है उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम उस पार्टिकल पर उस पॉइंट पर जो वेव फंक्शन है, पार्टिकल का वेव फंक्शन है, उसके मॉडुलस का स्क्वायर कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी का पता लग जाएगा। अतः साई को प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड तथा मॉडुलस साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हिंदी में प्रायिकता घनत्व कहते हैं। तो साई को हम प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड और साई स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। यदि किसी सूक्ष्म आयतन डी टाउ, डीवी की जगह हमने डी टाउ लिखा है, डी टाउ में डी टाउ हो तो या यदि किसी सूक्ष्म आयतन डी टाउ में कण के पाए जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो वह हमें घनत्व पता है, मॉडुलस साई स्क्वायर डी टाउ होगी। इस प्रकार से हम प्रोबेबिलिटी साई की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये फिजिकल इंपॉर्टेंस मैक्स बॉर्न ने 1926 में दिया। और हम जानते हैं कि यदि कोई पार्टिकल चल रहा है तो पूरे स्पेस में, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक वो पार्टिकल स्पेस में कहीं ना कहीं हो गई। हम जानते हैं कि पूरे स्पेस में, यानी पूरे स्थान में
कण कहीं ना कहीं अवश्य होगा। अतः अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें पूरे स्पेस के लिए, यानी कि इंटीग्रेट करें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक साई मॉडुलस साई के स्क्वायर डी टाउ को, तो वो वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1। अब जो तरंग फलन है वो कैसी क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स। वेव फंक्शन बताया था कॉम्प्लेक्स होता है, तो मॉडुलस साई स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई साई स्टार डी टाउ। तो कुल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि जो भी सिस्टम या पार्टिकल होगा वो पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं अवश्य होगा। ऐसा तरंग फलन या ऐसा वेव फंक्शन साई साई जो उपरोक्त कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है। तथा यह कंडीशन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहलाती है। तो अगर भौतिक महत्व पूछा जाता है तो ये लिखना आवश्यक नहीं है, ये मैंने इसके स्टार लगा दिया है समझाने के लिए बस। तो मैक्स बॉर्न के अनुसार फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका ये हो गया साई का, ये इसकी हेल्प से हम किसी पॉइंट पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अभी मैथमेटिकल फंक्शन है और ये अलग अलग रूप में हो सकता है, तो कौन से मैथमेटिकल फंक्शंस यानी तरंग फलन साई को हम सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं, या जिनको हम एक्सेप्टेबल बोलते हैं, स्वीकृत बोलते हैं, वो कौन कौन से। एक, ये भी मैक्स बॉर्न ने दिया था, बॉर्न के अनुसार एक तरंग फलन साई किसी निकाय को प्रदर्शित करेगा यदि साई में क्या क्या कंडीशन उसने सेट करेंगी जिससे वो किसी निकाय को प्रदर्शित कर सके। नंबर 1, प्रत्येक स्वीकार्य या एक्सेप्टेबल
तरंग फलन साई प्रसामान्यकृत होना चाहिए या प्रसामान्यकृत हो जाना चाहिए। प्रसामान्यकृत यानी नॉर्मलाइजेबल या नॉर्मलाइज होना चाहिए। पहली कंडीशन कि वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, तभी वो किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर पाएगा। नंबर 2, प्रत्येक स्थान पर परिमित होना चाहिए। साई या तरंग फलन प्रत्येक स्थान पर परिमित यानी फाइनाइट। क्यों? जैसे हम पहले ऊपर कह रहे हैं कि प्रत्येक स्वीकार्य तरंग फलन नॉर्मलाइजेबल या नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट या पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पार्टिकल के साथ चलने वाली वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये श्योर है कि वो पार्टिकल पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं अवश्य होगा, यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल प्रोबेबिलिटी वो 1 होगी। इसलिए स्वीकार्य तरंग फलन नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। दूसरा, अगर साई का मान किसी भी स्थान पर इनफाइनाइट हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि साई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जो कि इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट होगी, जबकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। तो इसलिए साई का मान हर एक स्थान पर फाइनाइट होना आवश्यक है। यदि साई का मान किसी स्थान पर फाइनाइट नहीं है या अपरिमित या इनफाइनाइट है तो उस स्थान पर प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी है मॉडुलस साई का स्क्वायर भी इनफाइनाइट होगी। जो संभव नहीं। नेक्स्ट, थर्ड, साई तरंग फलन है साई एक मानी होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। यानी एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू एक आनी चाहिए, एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यदि एक बिंदु पर साई के दो मान होंगे तो एक बिंदु पर
दो प्रायिकता आएगी, दो प्रोबेबिलिटी आएगी। जो संभव नहीं। इसलिए साई का मान सिंगल वैल्यूड ही होना चाहिए। फोर्थ, तरंग फलन साई वह इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डेल साई ओवर डेल एक्स या डेल साई ओवर डेल टी। प्रत्येक स्थान पर सतत या कंटिन्यूस होना चाहिए। सतत या कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? कि जो श्रोडिंगर की समीकरण है वो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। श्रोडिंगर की समीकरण बताती है कि डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, हर एक स्थान पर फाइनाइट है। क्योंकि हम देखते हैं जो साई का सॉल्यूशन आता है, श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है उसमें साई की वैल्यू फाइनाइट होती है। श्रोडिंगर की समीकरण बताती है कि डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर हर एक स्थान पर परिमित है। यह तभी संभव है जबकि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी डेल साई ओवर डेल एक्स किसी भी बाउंड्री पर असतत डिसकंटिन्यूअस ना हो, ना हो। बाउंड्री से मतलब जहां पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं रिप्रेजेंट करिए V से, परिवर्तित होती। तो मैथ में आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तभी हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और उसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन तभी निकाल सकते हैं जब उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस होता है। तो अगर कोई ऐसी बाउंड्री है जिसके एक तरफ तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की दूसरी कोई कुछ और है, और उस बाउंड्री के दूसरी तरफ
सिस्टम की एनर्जी बदल जाती है। तो अगर उस बाउंड्री पर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन की वैल्यू डिसकंटिन्यूस होगी तो हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते। लेकिन श्रोडिंगर की समीकरण बताती है कि जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है उसका मान हर एक स्थान पर निकाला जा सकता है। अतः यह तभी संभव है जबकि डेल साई ओवर डेल एक्स किसी भी बाउंड्री पर डिसकंटिन्यूस ना हो, यानी वो हमेशा कंटिन्यूस हो। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन खुद भी कंटिन्यूस होगा। अतः डेल साई ओवर डेल एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूस है कि कंटिन्यूस है तो जो साई है वो भी हर एक स्थान पर कंटिन्यूस होगा। तो आप क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से इसको करेंगे कि साई का फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपसे ये 2 नंबर में पूछा जाता है तो आपको शुरू की ये लाइन देनी है कि बॉन्ड के अनुसार साई के परिमाण का वर्ग किसी बिंदु पर निकाय अथवा कण के पाए जाने की प्रायिकता के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद अतः साई को प्रायिकता आयाम तथा साई स्क्वायर को प्रायिकता घनत्व कहते हैं। और इससे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन तक आपको लिखना है, स्टार वाला लाइन आपको नहीं लिखनी है। उसके अलावा ये आपके 4 पॉइंट हैं वो आपको लिखने हैं, उनकी डिटेल नहीं लिखनी। जैसे प्रत्येक स्वीकार्य तरंग फलन साई नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। दूसरा, साई प्रत्येक स्थान पर फाइनाइट होना चाहिए। तीसरा, साई सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। और फोर्थ, साई व इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रत्येक स्थान पर कंटिन्यूस होना चाहिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। और अगर ये ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है तब डिटेल देनी है। तो इस प्रकार इन उपरोक्त चारों शर्तों को संतुष्ट करने वाले तरंग फलन के द्वारा क्वांटम घटनाओं की श्रोडिंगर की समीकरण से व्याख्या की जा सकती है। जैसे जैसे हमने बोर्ड पढ़ रखा है कि बोर्ड ने कहा था कि परमाणु के अंदर ऊर्जा स्तर अलग अलग होते हैं, लेकिन उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दिया था। तो अगर हम बोहर वाले मतलब एटम का कॉन्सेप्ट उसको सॉल्व करें हम श्रोडिंगर की इक्वेशन से। जैसे यदि किसी एटम के तरंग फलन को
श्रोडिंगर की समीकरण द्वारा सॉल्व करते हैं तो एनर्जी का या ऊर्जा का क्वांटाइजेशन प्राप्त होता है। इससे मैथमेटिकल प्रूफ हो गया बोहर्स कॉन्सेप्ट का, जो उसने अपने आप मान लिया था, एज्यूम कर लिया था कि जो एटम के अंदर ऑर्बिट्स होते हैं उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। यहाँ पर मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। इससे हम उन घटनाओं की व्याख्या कर सके, क्वांटम मैकेनिक्स की घटनाओं का, जो पहले क्लासिकल फिजिक्स से नहीं की जा सकती थी। एक शॉर्ट चीज और दिखवा देते हैं। अभी ये आपके मतलब का तो नहीं है, लेकिन फिर भी साई को तरंग वेक्टर इसका नोटेशन भी कहते हैं। यह हिल्बर्ट स्पेस में निकाय की अवस्था को वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित करता है। अब ये हिल्बर्ट स्पेस क्या है, तो वो अभी आपसे कुछ बुक में शायद दे रखा हो, वैसे अदरवाइज ये बीएससी से ऊपर की बात है। जिस प्रकार से हम नॉर्मली फिजिक्स में हमने पढ़ रखा है, वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी कण की पोजीशन को, उसी तरीके से क्वांटम फिजिक्स में हम किसी निकाय या कण की स्थिति को हिल्बर्ट स्पेस में साई वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।